In the previous episode, we had Sarmad Khuset as our guest. और हमने ज़िंदगी तमाशा पे, उसके बैन पे, और वो उन्होंने किस नीयत से लिखा था, और उनकी बड़ी अच्छी बात थी कि as the citizen of this country who has spent his entire life here, he felt that he has gained enough emotional intelligence to tell such a story. And it's his right to tell such a story. And you were one of the leading characters in that film. तो एक तो आपने मुझे अपना तजर्बा बताना है कि उसकी शूट पे कैसा रहा, मज़ा आया, क्या हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू वर स्टैग्नेंट. हाँ, बेडरिडन थी, बीमार थी, और कोई टर्मिनल इलनेस दिखाई हुई थी. और लेकिन सरमद की टीम के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. इट्स वेरी कंफर्टेबल. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द टीम. और एक बहुत ही जेंटल सा एक होता है एम्बियंस, जिसमें कोई टेंशन जो कि एटलीस्ट एक्टर्स को नहीं महसूस होती. आई एम श्योर बिहाइंड द सीन्स हो रही होती होंगी चीज़ें, लेकिन उस लिहाज से बहुत अच्छा था. स्क्रिप्ट पे हम लोगों ने बहुत देर काम किया था. ये नहीं था कि हम पहली दफ़ा मिल रहे थे सेट पे. पूरी जो टीम थी, स्पेशली द एक्टर्स, मेट फॉर अ फ्यू वीक्स बिफोर. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितनी देर हमने किया था, कितना टाइम गुजर गया, लेकिन बैठे थे स्क्रिप्ट पे अपने अपने कैरेक्टर्स को समझने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए. पूरे जिस तरह थिएटर की स्क्रिप्ट के लिए होता है, उस तरह से हमने तैयारी की थी. अच्छा. फिल्म की भी. सो बाय द टाइम वी गॉट ऑन सेट, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे. सो हाउ डिड यू फील अबाउट द स्टोरी? मैंने उनसे भी सवाल किया था, तो मैं आपसे भी करना चाहती हूँ, क्योंकि यू वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. मैंने उनसे भी पूछा था कि जब आप इस स्टोरी को आपने सोचा कि अच्छा ये मैं दुनिया की आंखों के सामने स्टोरी रखूंगा, तो आपने बैकलैश एक्सपेक्ट नहीं किया था? बिल्कुल भी नहीं किया था. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हम लोग तो बहुत पढ़ते वक्त और एक्चुअली देखते वक्त भी उसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि किसी को भी किसी तरह से अपसेट कर सके. या अब ज़बरदस्ती आप ढूंढना चाहें तो वो तो आप किसी भी चीज़ में, आप बच्चों के खेलने को भी ऑब्जेक्शनेबल समझ सकते हैं, मतलब वो तो आपकी नज़र की बात है. लेकिन ऑन फैक्ट अगर उसको जज करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को प्रोवोक करे. और जितने लोगों ने देखी है उन्होंने यही कहा उसमें था क्या, किस चीज़ पे एतराज़ था लोगों को. सो हमें भी नहीं नजर आया था वो एतराज़. तो जब वो बैन हुई, आपकी क्या सेंटिमेंट्स थे उस वक्त? बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, और डर भी बहुत लगा था. क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके किया जा रहा था, हम लोगों को तो सरमद ने बिल्कुल पीछे रखा था कि none of you will come forward. तो he himself was taking this thing on himself. So उसके लिए बहुत डर लगा हम सबको ही, you know, because एक अजीब सा अगर आप फैला दें, माहौल ख़राब कर दें, तो लोग समझते हैं कि वो अच्छी बात कर रहे हैं, वो असल में वायलेंस पे भी आ जाते हैं. तो वो कुछ नहीं पता होता किस वक्त क्या हो जाएगा. You know, people want to take the law in their own hands. कहीं काफी खतरनाक टाइप माहौल बन गया था. तो आपको घर से निकलते वक्त पैरानोया होना शुरू हो गया कि कोई पीछा कर रहा होगा, कोई इंतजार कर रहा होगा? अपने लिए तो बिल्कुल नहीं. मुझसे बल्कि आई रिमेम्बर सरमद ने पूछा भी कहीं कुछ इस तरह हुआ तो नहीं, आपने कहीं इस तरह डिड यू फेस एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट? मुझे तो कभी नहीं लगा, बट मुझे ये मालूम है बिकॉज ऑनलाइन भी बहुत कुछ हेट और इस तरह की अजीब अजीब चीजें वो सरमद के अगेंस्ट ही हो रही थी, और उसकी वजह से ज्यादा परेशानी थी. जहाँ पे ये बैन की बात करें और लोगों के कमेंट्स की बात करें, वहाँ पे अजोका का जिक्र भी बनता है. अजोका हैज बीन थ्रू इट्स ओन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस रिगार्डिंग बीइंग बैंड, और यू नो सर्टेन पार्टीज गेटिंग ऑफेंडेड बाय व्हाट दे आर डूइंग ऑन स्टेज एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर. तो आपका जो अजोका में जो पहला प्ले था, वो क्या था, उसके बारे में भी बताएं, और मदीहा गौहर के साथ काम करने की कोई यादें बताएं. इतनी है कि मैं कहाँ से शुरू करूं. पहला प्ले मैंने क्या किया था मुझे तो याद, हाँ मैंने किया था मरिया हुआ कुत्ता. वो हमने किया था यक्की दरवाजे में, एक किसी ट्रेड यूनियन थी या कोई एनजीओ थी, किसी के लिए स्ट्रीट थिएटर इसे किया था. उस वक्त स्ट्रीट थिएटर ही ज़्यादा करते थे, प्रोसिनियम का इतना नहीं था अजोका में. और ये है मेरे ख्याल से बात 1993-94 के करीब की. सो पता नहीं आप पैदा भी हुई थी या नहीं, लेकिन उस वक्त मैं
मैंने देखा था जोका की परफॉर्मेंसेस, हम तो शुरू से देखते आते थे बिकॉज अम्मा अब्बा जाते थे और हम लोग भी साथ साथ जाते थे, मैं और मेरा भाई. सो आई वॉज वेरी इनैमर्ड कि ये है जो करना चाहिए, बिकॉज बहुत पावरफुल, बहुत मिनिमलिस्ट, ना सेट पे ना कॉस्ट्यूम पे ना किसी चीज़ पे काम नहीं होता था, लेकिन मैसेज हमेशा बहुत स्ट्रांग होता था, और म्यूज़िक का इस्तेमाल, डांस मूवमेंट वगैरह, तो उससे बहुत ज़्यादा आई यूज्ड टू फील वेरी मूव्ड बाय दैट एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. तो मेरे पेरेंट्स की मदिया से भी दोस्ती थी, तो अम्मा ने एक दो दफ़ा मदिया से कहा कि मेरी बेटी भी करना चाह रही है. मदिया ने कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं ली इस बात को कि अच्छा होगा भाई उसका शौक. बट सो फिर जब मैं भी पढ़ लिख के जब वापस आई, मैंने थिएटर भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि अच्छा अब मैं अजोका के लिए रेडी हूँ. तो मैंने मदिया से खुद भी जाके पूछा एंड उन्होंने शी सेड अच्छा देखूंगी अगर कुछ हुआ तो. सर अच्छा मैं तो यही करने आई थी, बट चले ठीक है. फिर एक दिन खुद उनका आया फ़ोन के हमारी कोई वर्कशॉप हो रही. उस ज़माने में गोएटे इंस्टीट्यूट जो जर्मन कल्चरल सेंटर था, वहाँ पे हम लोग अजोका का बहुत होता था, रिहर्सल्स भी, वर्कशॉप्स भी. तो वहाँ कोई आए हुए थे जर्मन वॉइस ट्रेनर, क्या नाम था उनका, स्टेफान शायद नाम था. तो वो आई वॉज द टोकन फीमेल शी वॉन्टेड कि कोई लड़की भी हो, सिर्फ लड़कों ने साइन अप किया है तो चलो तुम आ जाओ. आ जाओगी? मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी. तो मैं तो भागी भागी पहुंची एंड मैं अकेली थी, बाकी सब ये अजोका के लड़के थे. उसी वर्कशॉप के दौरान फिर इस प्ले की, मरे या कुत्ते की रिहर्सल शुरू हो रही थी. तो अगेन लड़की की ज़रूरत थी, तुम कर लोगी? उनका हाँ मैं कोशिश कर लूँगी. तो फिर वो मैंने किया. उसके बाद से उनको शायद कुछ यकीन आया कि शायद कर ही ले, अगर ज़रा धक्का मारे तो उसके बाद फिर एज दे से नो लुकिंग बैक, बिकॉज फिर तो हर प्ले में एक पॉइंट आ गया था कि टाइम नहीं होता था कि एक प्ले ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे की रिहर्सल शुरू हो रही है. एंड आई वॉज डूइंग अ रेगुलर जॉब, बिकॉज उस ज़माने में अजोका जो था वो बिल्कुल वॉलंटरी था. कोई उसमें फीस वगैरह नहीं आपको मिलता था. आज भी ऐसे ही है. नहीं, लेकिन while I was there, because then I joined like you know full throttle उसमें साथ जान मार के. तो उस ज़माने में हमने एक ग्लोबल फंड फॉर वुमेन की ग्रांट के लिए भी अप्लाई किया. तो मदिया ने कहा मुझे तो नहीं पता किस तरह करते हैं, मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी, तो मेरा तो ये रोज़ का काम था. सो वो उसको फिर हमने पूरा तैयार किया, पिच किया, मिली, वो अच्छी थी, उसकी वजह से फिर हम बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत और जगहों पे भी ले जा सके. और फिर उसमें इनकॉर्पोरेट किया था कि कुछ ऑनरेरियम, कुछ मिनिमल, कम से कम लोगों की ट्रांसपोर्ट फी तो कवर हो जाए. फिर वो करते करते काफ़ी रिस्पेक्टेबल अमाउंट भी मिल जाता था. बट दैट इज मेनी इयर्स लेटर. अच्छा, सो आई हैव हर्ड अ लॉट के आंटी जो हैं, मदीहा गौहर जो हैं, मैं उनको आंटी कहती हूँ, वो जो है वो सेट पे बहुत डिसिप्लिन्ड होती थी और वो कहती थी exactly that is the reaction I was hoping for. So I've heard a couple of stories. So I want to listen to a story from you कि hiccups हो जाते हैं, सब इंसान है, वो जो कहते हैं इंसान गलती का पुतला है, हो जाता है. तो आपको कभी उनकी एंग्री साइड का सामना हुआ? रोज. लेकिन मेरी तरफ डायरेक्टेड नहीं होता था मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं देखती थी बिकॉज मदिया वाज वेरी क्विक टू, तो बड़ी पोलाइटली तुमने कहा कि डिसिप्लिन और टेरर थी और सबको टेरराइज करके रखती थी, लेकिन उसकी वजह से काम बहुत जो है वो करना पड़ता था. अच्छा, आप स्लैक नहीं कर सकते थे. सो उसकी वजह से प्रोडक्शंस वगैरह बहुत स्मूथली चलती थी और उसके अंदर चाहे वो डर हो जो भी हो, मगर काम बड़ा अच्छा हो जाता था. एंड शी हैड अ वेरी शार्प विजन. मतलब कोई कहीं पे झोल आ रहा है अगर स्क्रिप्ट में या विजुअली या किसी कैरेक्टर में कोई ढीला पड़ गया है, फौरन पकड़ती नहीं. मगर मैंने उनके साथ इतना काम किया है, मैंने बहुत सारी सिचुएशंस में उनको देखा है. शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस ऑल्सो. सो उस चीज़ के लिए भी बहुत वो गुस्से होती थी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए. एंड शी हैड द गट्स टू स्टैंड अप फॉर इट. ना हम थोड़ा सा वो भी हो जाते थे, नहीं बुरा लगेगा. उनको नहीं होता था कि बुरा लगेगा, क्या मतलब ये होना नहीं चाहिए, अभी करो उसका कुछ. बट इट वाजंट पर्सनल एवर. ये नहीं, इशू बेस्ड होता था मोस्ट ऑफ द टाइम. और इतनी दफ़ा मैंने देखा कि अजोका से जो लोग
नाराज होके या लड़के या इस तरह चले गए, वो वापस भी आ गए और बड़े आराम से री एक्सेप्ट भी हो गए और वेलकम बैक। उस तरह नहीं होता था कि आप होल्ड कर रहे हैं ग्रजेस या लड़ाई बस जिंदगी भर की हो गई, उस तरह मैंने नहीं देखी। सो ये भी एक तो अच्छा है, मतलब अजोखा का जो कॉज है वो आंटी की पर्सनालिटी में भी बहुत और ज्यादा था। शाहिद नदीम की पर्सनालिटी में भी वो चीज रिफ्लेक्ट शाहिद करती की है। में तो बहुत ज्यादा है और ज्यादा है, बिकॉज आई थिंक वो ही हैज लिव्ड अ लॉट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स जिनके लिए ये लोग मतलब सारी जिंदगी उन्होंने यही किया है।